Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we are starting our discussion about features of economic policy pursued under planning till 1991. तो इस वीडियो में जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली आज से 25 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले जो पीरियड पड़ता है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट यानी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी। क्या हम स्मॉल सेक्टर को प्रमोट करते थे, क्या हम लार्ज सेक्टर को प्रमोट करते थे, कंट्रोल करते थे, नहीं करते थे। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेनर्स को हमारे यहाँ की शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट अलाउ करते थे, नहीं करते थे, क्या पोजीशन थी, व्हाट वाज द सिनेरियो, हाउ द गवर्नमेंट वाज बिहेविंग, हाउ द थिंग्स वर गोइंग। आई एम अगेन स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोजीशन बिफोर 1991, यानी सन 1991 से पहले जो पोजीशन थी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट। तो हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। पब्लिक सेक्टर को आप समझते ही हैं, पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया कि जैसे गवर्नमेंट कंपनी हो गई। अब जैसे आज भी अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर का एक एग्जांपल लें तो जैसे अब पेट्रोल है, पेट्रोल अगर आज की भी बात करूं तो आज भी मोर और लेस गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ही रखा है। OIL, ONGC जितना भी है ये गैस का काम, पेट्रोल का काम, अभी भी काफ़ी हद तक जो है वो सेल जो है वो इंडियन ऑयल, ये सारा जो है पेट्रोल का काम आज भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। एयरलाइंस की बात करें तो आज भी जो है पब्लिक सेक्टर की एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आज भी चल रही हैं। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में आज भी मेनली जो ट्रांसपोर्ट है वो DTC है। मेट्रो है वो भी मोर और लेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही चल रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 1991 से पहले की अगर हम पोजीशन की बात करें तो उस समय तो हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर ही था। प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड, ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर नहीं था, प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड, बट प्लानर्स वर मेनली डिपेंडिंग ऑन, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, बट द प्लानर्स वर मेनली डिपेंडिंग, बट डिपेंड किस पे करते थे, यानी उनको प्राइवेट सेक्टर पर फेथ नहीं था। कहीं ना कहीं सोच ये थी कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर वाले पता नहीं काम करेंगे नहीं करेंगे, इसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कल को ये मोनोपोली ना क्रिएट कर लें। तो कुल मिलाकर वो जो है पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करते थे। ऑल आई कैन से अबाउट दिस, है ना। तो जो सरकारी कंपनियां थी वो अपने ढंग से बिजनेस कर रही थी, आज भी कर रही हैं, बट 1991 से पहले जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि मोर और लेस ज़्यादा जो है वो डिपेंड जो है वो पब्लिक सेक्टर पर किया जाए। एंड दे वर रिजर्विंग मैनी इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर ओनली। ऐसा भी था कि बहुत सारे एरियाज तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए हुए थे, है ना। सो जो सबसे पहला पॉइंट हमने स्टडी किया वो ये कि 1991 से पहले पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम खुद ये काम करें। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया हुआ था। मैंने कहा आज भी पावर की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में, खैर टेलीकम्युनिकेशन में तो भी काफ़ी हद तक प्राइवेटाइजेशन हो चुका है क्योंकि MTNL और BSNL काफ़ी पीछे रह गए हैं अब तो, लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में, रेलवेज़ का एग्जांपल लें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लें, अभी भी पब्लिक सेक्टर पर ही गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है। और 1991 से पहले तो मेनली एक तरह से जैसे कहा गया हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, उन्हीं के लिए एरियाज़ रिजर्व किए हुए थे। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो किया था बट मेनली जो प्रमोशन है वो पब्लिक सेक्टर की थी, राइट। चलिए अब दूसरा पॉइंट करेंगे, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। डेफिनेटली इनका प्यारा तो पब्लिक सेक्टर ही था ना उस समय, तो बहुत सारे लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स लगाई हुई थी। वेरियस लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स वर इम्पोज्ड। अब आप जगह जगह अगर लाइसेंस लगा दोगे, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कर दोगे तो उससे क्या था कि वो ये फायदा तो है कि दैट दे वर नॉट टू, दिस वाज द आइडिया वाज नॉट टू अलाउ देम टू गेन अ मोनोपोलिस्टिक पोजीशन। आइडिया ये था कि प्राइवेट सेक्टर कहीं मोनोपोली गेन ना कर ले। आइडिया तो दैट पे देखा जाए तो ठीक था कि उनको मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में नहीं जाने देना चाहते थे वो, है ना। तो इसलिए क्या किया हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर पर बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जगह जगह उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगा दी गई थी। अच्छा, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट में नेचुरली जिसको लेना है उसको तो कष्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट के एंगल से देखा जाए तो लाइसेंस के थ्रू बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। अब जिसके ऊपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगा दी, इसका मतलब ये हो गया ना कि अब वो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। लाइसेंस में माना रिक्वायरमेंट है जी आपकी प्रीमाइसेस इतनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें ये सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, इतना फ्लोर होना चाहिए,
है ना। इस तरह से जो है उसमें वाटर सेफ्टी होनी चाहिए, या इस तरह से और इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, जो भी जिस भी इंडस्ट्री पे जो भी रिक्वायरमेंट लगानी है। अगर लाइसेंस ना हो तो कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस खोलना सोचे, रात को सोचे, सवेरे पैसा लगाए और काम शुरू कर दे, गवर्नमेंट को पता भी ना हो, कुछ भी सामान बिकना शुरू हो जाए, अनाप शनाप कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा रीसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूं तो इस कंट्रोल को काफ़ी हद तक कम किया गया है, बट उस समय जैसे हम 1991 से पुरानी पोजीशन पढ़ रहे हैं, तो उस समय तो कंट्रोल काफ़ी हैवी एक तरह से मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट ने लगा रखा था। और यही है कि पब्लिक सेक्टर को तो प्रमोट किया जा रहा था और प्राइवेट सेक्टर पे दुनिया भर की कंट्रोल एंड रेगुलेशंस लगाई हुई थी, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट लगाई हुई थी, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स लगाई हुई थी। अब हम तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज अबाउट रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहले हम आधी बात करेंगे, रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, रेगुलेशन वर्ड से यहाँ पर मतलब यही है कि उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, फ्री वर्किंग नहीं दी गई थी, है ना। आइडिया यही था कि अगर कोई इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो वो एक ही बार में पूरा इकोनॉमी को चेंज कर सकती है ना। तो किसी भी इस तरह की इंडस्ट्री को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके, गवर्नमेंट के स्टाइल से। कहीं ना कहीं याद होगा हमने जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया था इकोनॉमिक प्लानिंग, तो क्या बात आई थी कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नेशनल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से यूज़ किया जाए, है ना। दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ आवर मीन्स मेनली बेस्ड ऑन आवर नीड्स। हमें किस चीज़ की पहले ज़रूरत है, व्हाट आर द नेशनल प्रायोरिटीज़। तो कहीं ना कहीं हैवी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, वो क्या चीज़ बना रहे हैं, क्या वो हमारी कंट्री के लिए ज़रूरत है। बेशक पैसे वो अपने लगाएं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कंट्री के रिसोर्सेज तो यूज़ होते ही हैं। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसको चैनलाइज करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ को जो है रेगुलेट करने की कोशिश की। और वहीं दूसरा एस्पेक्ट निकल के आया, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो हैं ही छोटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का तो मतलब ही नाम ही क्लियर है ना कि भाई वो दे आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो अगर आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, हेल्प नहीं करोगे, तो वो तो ग्रो हो ही नहीं पाएंगे ना। सो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़े सारे स्टेप्स लिए, जैसे कुछ एरियाज़ उनको रिजर्व करके दिए, है ना। सर्टेन एरियाज़ वर रिजर्व फॉर एसएसआईज। ये इन्होंने एक काम किया कि कुछ एरियाज़ को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व किया कि भाई ये काम तो आप ही करोगे। अगर हर चीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को दे दी जाए तो बड़ा मुश्किल है। और याद रखना, भूलना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात कि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1991 से पहले तक की पोजीशन। आज तो बहुत कम एरियाज़ ऐसे रह गए हैं, अभी तो बड़ी बड़ी कंपनीज हर एरिया में ही घुस गई हैं। लेकिन आज सिनेरियो डिफरेंट है, आज कम्पिटिटिव मार्केट हो चुकी है, कंट्री पहले से बहुत ग्रो कर चुकी है। ये बातें हम 25 साल पुरानी या उससे भी ज़्यादा पुरानी पढ़ रहे हैं। तो आज तो सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल उस वक्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर स्ट्रेस आप ये कह सकते हैं ज़्यादा था। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे एरियाज़ उनके लिए रिजर्व किए गए थे और उनके लिए एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किए गए थे। दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब इस तरह के बैंक्स डेवलप किए गए थे, है ना। कुछ एरियाज़ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व करने के साथ साथ उनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिए गए थे, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिड भी बनाया। तो इस तरह से और जो भी, व्हाट आई मीन टू से कि इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे जो कि मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ही लोन या फंडिंग या हर तरह से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। सो दैट वे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वर बीइंग प्रमोटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बोर्ड्स भी जो है वो बनाए गए थे, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमारे को नज़र आ रहा है हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड। तो ऐसे हर एरिया के लिए अलग अलग बोर्ड्स जो है वो डेवलप किए गए थे ताकि किसी तरह से उनको हम हेल्प कर सकें, है ना। देखिए, इंडिया में ना ये बोर्ड का कल्चर होता है किसी भी चीज़ में। बोर्ड का मतलब होता है एक अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है एक पर्टिकुलर फील्ड को प्रमोट करने के लिए। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कंट्रोल करती है ना। ऐसे ही आपने शायद क्रिकेट का देखा होगा, बीसीसीआई, है ना, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से हर फील्ड का अपना बोर्ड होता है, जैसे हैंडलूम बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है। ऐसे अगर आप कल को आगे पढ़ेंगे ना तो टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड। टी बोर्ड का मतलब है वो पूरी कंट्री में टी को ही प्रमोट कर रहा है। सो ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, दोबारा से रिवाइज करें, तो हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड टिल 1991, है ना। हम ये पढ़ रहे हैं कि उस समय क्या हमारी पोजीशन थी, क्या हमारे इकोनॉमिक फीचर्स थे इसके, जो 1991 से पहले गवर्नमेंट किस तरह से हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर रही थी। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और अब हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ा इधर लार्ज स्केल को रेगुलेट किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको रिड्यूस करने की कोशिश की या उनको डिसअलाउ किया, लेकिन साथ साथ रेगुलेट किया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ये तो डेफिनेटली पॉइंट था ही ना, क्योंकि आपको याद होगा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था उस वक्त भी ये बात आई थी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स ने हैवी इंडस्ट्रीज तो यहाँ डेवलप ही नहीं की। यानी अगर आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो उसकी मशीन तो इम्पोर्ट ही करनी पड़ती थी। आप समझिएगा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इस बात के ऊपर थोड़ा रिपीट ज़्यादा करता हूँ। देखिए, दो तरह की इंडस्ट्री हो गई। एक तो जैसे मान लेते हैं आपने सीमेंट की फैक्ट्री लगाई, आपने पेपर बनाने की फैक्ट्री लगाई, आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने की फैक्ट्री लगाई, वो तो ठीक है, लेकिन उस फैक्ट्री की जो मशीन है वो भी तो कहीं बनेगी, दैट इज़ हैवी इंडस्ट्रीज। सो हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को कि ब्रिटिशर्स के ज़माने में इंडिया में ऑलमोस्ट हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। सो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि जो मशीन बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी इंडिया में डेवलप किया जाए, और उस एंगल से काफ़ी काम किया गया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल मशीनरी, सीमेंट मशीनरी, शुगर मशीनरी, माइनिंग मशीनरीज, तो इनको डेवलप किया गया ताकि हम इन सारे एरियाज़ में भी एक कॉन्फिडेंस के साथ कंट्री हमारी काम कर सके। देन हेल्पिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारा अगला एरिया है। सेविंग्स को प्रमोट कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, तो हाई इंटरेस्ट रेट्स वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग। ये तो गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है ना, अगर लोगों से पैसा लेना है तो डेफिनेटली उनको थोड़ा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करोगे तो लोग सेविंग करते हैं, और उसके अंदर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू पैसा अपने पास मंगवा सकते हैं। अपने पास मतलब गवर्नमेंट अगर ये प्लानिंग करे, एक रीजनेबल अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, साथ में अगर कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस भी ऑफर कर सके, उस चीज़ को थोड़ा सा पब्लिसाइज भी करें न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे, तो मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा आज भी मिल सकता है, हमेशा से मिलता भी रहा है। सो गवर्नमेंट की जब भी पॉलिसी होती है कि भाई हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो और सेविंग्स हाथ क्या दो पर्पस सर्व होते हैं ना, एक तरफ गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, ऊपर से लोग सेविंग्स करते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाता है थ्रू सब्सिडीज़। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का फॉर्मूला क्या है? सब्सिडीज़ के थ्रू प्रमोट किया जाता है। अब सब्सिडी समझिए, जैसे मैं आज का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आज की तारीख में गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करें। मैं रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट ये चाहती है कि सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स की जो सनलाइट है उसको यूज़ करके बिजली जनरेट की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स, और लॉन्ग रन में इवन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे भी गवर्नमेंट चाहती है कि पावर की शॉर्टेज को टैकल करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा। सो जितना मेरी नॉलेज बताती है उसके हिसाब से गवर्नमेंट इसके अंदर सब्सिडीज़ ऑफर कर रही है, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडीज़ ऑफर कर रही है। बात समझ रहे हैं आप? सब्सिडी का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आज की तारीख में पावर सेविंग इक्विपमेंट जो सोलर एनर्जी का है वो 5 लाख का है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो गवर्नमेंट इसमें 20%, 30%, 40% अपनी तरफ से सब्सिडी देगी। यानी हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाएगी, सो दैट जो कंपनी सोलर इक्विपमेंट बेच रही है वो तो उसको तो पूरे पैसे मिलेंगे, बट कुछ पैसा मैं दूंगा, कुछ गवर्नमेंट देगी। ये तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में, लोकल इंडस्ट्रीज़ में, एसेंशियल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ में, रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में भी सब्सिडीज़ ऑफर करती है, पावर जनरेशन प्लांट्स में। यानी जो गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज़ एरियाज़ होते हैं वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी ऑफर करती है, सो दैट कम पैसा लगा के भी आप इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर पाएँ। तो आइडिया वही था, हाई इंटरेस्ट टू प्रमोट सेविंग, और इन्वेस्टमेंट्स वर इंड्यूस्ड थ्रू सब्सिडीज़। दैट वाज द आइडिया कि इन्वेस्टमेंट को सब्सिडीज़ के थ्रू प्रमोट किया जाए, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम भूलिएगा नहीं क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले कैसी थी। हमने इस पे 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा था, प्राइवेट सेक्टर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी ताकि वो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन ना ले लें। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट किया, उधर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया, हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे डेवलप किया, और कंट्री में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने की कोशिश की। करेक्ट। चलिए और आगे पॉइंट्स ले रहे हैं। छठा पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स थ्रू हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़। यानी कहीं ना कहीं इंपोर्ट को नेगेटिवली ही देखा गया। देखिए समझिएगा, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है। जब हम फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे हमने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि वो एक नाव में, बड़ी सी बोट में कुछ सामान भर के आया, लोगों ने चुपके से उसको उतार लेके चले गए, वो तो स्मगलिंग होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। और उस चैनल से आप ज़्यादा सामान इंडिया में ला भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप स्मगलिंग कर भी लें तो आप कितनी कर लेंगे,
आमतौर पे ये कोई गोल्ड टाइप आइटम्स में तो हो भी सकती है जिनकी साइज़ छोटा है, वैल्यू ज़्यादा है। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली आप जो नॉर्मल गुड्स हैं उनको कैसे इलीगल चैनल से ला सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि जब फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ हमारी कंट्री में लाई जाएगी तो वो प्रैक्टिकली पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स के थ्रू ही लाई जाएगी, और ज़्यादा तो पोर्ट के थ्रू ही आएगी, क्योंकि कंटेनर में, शिप्स में ही सामान आएगा तो वही इकोनॉमिकल पड़ेगा, राइट। तो उस हिसाब से पोर्ट्स पर गवर्नमेंट ने क्या किया होता है, अपने कस्टम डिपार्टमेंट सेट किए होते हैं, ताकि जब कोई माल वहाँ से आता है तो जो इम्पोर्टर होता है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और उनकी वैल्यू डिक्लेयर करता है कि मैंने ये आइटम इतने इतने वैल्यू की इम्पोर्ट की है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। जो चीज़ें एसेंशियल नहीं हैं यानी लग्जरी गुड्स हैं उनकी ड्यूटी ज़्यादा रहती है, जो एसेंशियल गुड्स हैं उनका ड्यूटी कम या कई बार नहीं भी रहता है। बट ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता मिलता है, और साथ साथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है। तो कस्टम ड्यूटी लगाकर उस समय लेकिन क्या था, इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा रहा था। आज भी इंपोर्ट को एनकरेज तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन वही है, धीरे धीरे हर चीज़ में रेगुलेशंस एंड कंट्रोल थोड़े कम ही हो रहे हैं, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। तो कुल मिला के पोजीशन यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। किसी भी चीज़ को, इंपोर्टेड चीज़ को अगर महंगा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि अगर फॉरेन कंट्री के ही प्रोडक्ट्स यहाँ के बिकते रहेंगे तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर वही है ना, इंडिया सेल्फ रिलायंट कैसे बनेगा। सेल्फ सफिशिएंसी भी तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्ट हमेशा से रही है ना 5 ईयर प्लान्स का। तो उस ऑब्जेक्ट को भी अचीव करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करनी है, अपनी कंट्री को भी ग्रो करना है। तो उस एंगल से इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमेशा से उस पर हम ड्यूटीज़ लगाते रहें, और साथ में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते रहें। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी, कि भाई आप कितनी आइटम इंपोर्ट कर सकते हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी भी इंपोर्ट में अलाउ नहीं की जाती है ना, रिस्ट्रिक्शंस हमेशा से रहती हैं, और साथ साथ ड्यूटी भी उस पर लगाई जाती है। ड्यूटी का मतलब आप कस्टम ड्यूटी या टैक्स समझ सकते हैं, ठीक है। देन हमारा 7th पॉइंट आ जाता है मूव टूवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। यही तो मैं अभी बोल रहा था ना, अल्टीमेटली हमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की ऊपर ना जाकर अपने अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करने जो हमारी कंट्री में बने। इससे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी बचेगी, रादर हम अगर ज़्यादा बना पाए तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा। इसके बाद आ जाता है लोन्स प्रेफर्ड ओवर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थ्रू फ्रॉम फॉरेन डेस्टिनेशन। देखिएगा, समझिएगा इस बात को, किसी भी कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म्स में आमतौर पर स्मॉल स्केल का बिजनेस होता है। लार्ज स्केल बिजनेस आमतौर पर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर ही कंपनी के सारे डिसीजंस लेते हैं, और जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो डिविडेंड की फॉर्म में उनको मिलता है। तो पहले तो गवर्नमेंट की 1991 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो पहले तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी थी कि जहाँ तक हो सके एफडीआई को अलाउ ना किया जाए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो हमारी यहाँ की कंपनीज़ में शेयर्स में पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनको कंट्रोल मिल जाता है हमारी कंपनीज़ पे। तो 1991 से पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी यही थी कि जहाँ तक हो सके हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को अलाउ ना करें। इसके लिए फेरा एक्ट एक बनाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। मोस्टली सभी सेक्टर में 26% से ज़्यादा तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे, है ना। और कोशिश यही रहती थी कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी है, बाहर से अगर हेल्प भी लेनी है, तो शेयर कैपिटल की फॉर्म में ना लो, लोन की फॉर्म में लो। लोन आप आज नहीं तो कल चुका दोगे, पैसा कमा के, बात खत्म हो जाएगी। उन लोगों का कंट्रोल बहुत लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगा। बात समझ रहे हैं। तो पुरानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो यही थी कि जहाँ तक हो सके लोन को प्रेफर किया जाए, लोन प्रेफर्ड, बात समझ रहे हैं आप, लोन प्रेफर्ड ओवर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फ्रॉम फॉरेन डेस्टिनेशन। दैट वाज द कंट्रोल, दैट वाज द आइडिया। देन 9th पॉइंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट नेशनल लेवल। ये हमारा एक और पॉइंट था कि जो भी प्लानिंग करनी है ना, उसको नेशनल लेवल पे करो, स्टेट लेवल पे मत करो, क्योंकि उससे फिर हम पूरी कंट्री के लेवल पे कुछ भी सोच सकते हैं। दैट वाज द आइडिया, बात समझ रहे हैं ना। दैट वाज द आइडिया कि जो प्लानिंग करनी है उसको आप नेशनल लेवल पे कीजिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग एट नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पे प्लानिंग अगर करनी भी है तो उसको इंश्योर करो कि वो सिंक करे विद नेशनल प्लानिंग। सिंक मतलब इन कोऑर्डिनेशन, ये ना हो कि भाई स्टेट लेवल पे प्लानिंग कुछ और चल रही है और नेशनल लेवल पे प्लानिंग कुछ और चल रही है, तो फिर उससे कन्फ्यूजन हो जाती है, राइट। तो नेशनल लेवल पे प्लानिंग की गई थी। 5 पॉइंट मैंने पहले भी आपको रिवाइज करा दिए थे। आगे का इसको 6ठा पॉइंट यही था कि इंपोर्ट को कंट्रोल किया गया थ्रू इंपोर्ट ड्यूटीज़, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई।
सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ कंट्री ने मूव करने की कोशिश की, लोन्स फॉरेन डेस्टिनेशन से प्रेफर किए गए बजाय डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के, और जो भी प्लानिंग थी कोशिश की गई कि वो नेशनल लेवल पे की जाए। ठीक है, कोई आपको डाउट हो तो डेफिनेटली मेरे नंबर्स आपको इसमें दिए ही गए हैं, कभी भी कोई अगर आपको इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।